हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है नए वीडियो पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पीजी सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए। तो 2 वीडियो मेरा पहले ही अपलोडेड है। मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चल रही हूँ। तो पहले के जैसे हमारा फर्स्ट पेपर में पढ़ना था हिंदी साहित्य के इतिहास, उसके लेखन की परंपरा, जो कि सेपरेट 2 वीडियो अपलोडेड है। एक है हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में जितना पढ़ना था वो, और फिर इतिहास लेखन की परंपरा वो दूसरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिल पाता है वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि किस वीडियो का आपको लिंक चाहिए, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए। तो हिंदी ऑनर्स का जो मिलेगा उसमें आप जाइएगा तो आपको सारा पढ़ाई का वीडियो मिलेगा। ब्लॉग्स में जाइएगा तो मेरा ब्लॉग्स को देखने को मिलेगा, और रिव्यू में जाइएगा तो रिव्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आते हैं अपना टॉपिक पे। तो जैसे कि हमारा सिलेबस में था, इकाई 1 में हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, उसके लेखन की परंपरा, जो कि दोनों वीडियो मेरा अपलोडेड हो चुका है। और उसके बाद पढ़ना था हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामांकन और सीमांकन। तो हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो पहले क्या पढ़ना है हमें? काल विभाजन। तो चलिए पहले हम लोग क्लियर करते हैं काल विभाजन को। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मतलब जो हिंदी साहित्य है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो उसका काल विभाजन मीन कौन सा काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, किसको कौन सा काल में रखे, क्या नाम दे उस काल का, उसका नामकरण मतलब उसका नाम रखना, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि कोई सटीक बता ही नहीं सकता है कि कौन सा काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, और उसका नाम क्या रखे जो कि सही होगा। मतलब सब तरफ से देख के समझ के नाम भी रखा जाता है और उसका काल को विभाजित भी करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग इस टॉपिक पे देखेंगे। तो वही बता रहा है कि हिंदी साहित्य की जो है इतिहास की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसका काल विभाजन करना और उसका नामकरण करना। जैसे कि होता है ना बच्चा का नाम रखना, तो उसी तरह साहित्य का जो नाम रखा जाता था तो उसका जो नाम रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। हर कोई सटीक रख ही नहीं पा रहा था, बहुत मतभेद कवि लोग के बीच में होता था। फिर आगे है साहित्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मतलब साहित्य के जो नामकरण है, मतलब हिंदी साहित्य का जो नामकरण है उसके विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि सारे रचना काल को, मतलब जितना भी रचना है उसके काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर, मतलब चारों तरफ खाली खंडों को आंख मूंद कर बांट देना ही वह हमारा इतिहास नहीं कहलाएगा। मतलब कि कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि सिर्फ ऊपर ऊपर देख के, आगे पीछे देख के हम उसको काल विभाजन हम नहीं कर सकते, बल्कि उस खंड के भीतर जाके, मतलब अंदर में जाके उसके बारे में बिल्कुल हमें डीपली जानना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है उसमें लिखा हुआ, तब हम उसे काल विभाजित कर सकते हैं या उसका हम नामांकन कर सकते हैं। जब तक उसके बारे में हम बिल्कुल गहराई तक जाके पढ़ ना ले, जान ना ले, जानकारी ना प्राप्त कर ले, तब तक हम उसका नामांकन या काल विभाजन नहीं कर सकते हैं। वही रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे कह रहे हैं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपने द्वारा किए गए नामकरण के संदर्भ में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा है जिनका नाम है जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा किए गए नामांकन के संदर्भ में लिखा है कि जो अपने द्वारा नामांकन किए हैं तो उसके बारे में उन्होंने लिखे हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है। मतलब कि जिस काल में उसकी जो विशेष, जो उसके भीतर मतलब कि अंदर जाके जो विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ी है, जिसको लोग ज़्यादा पसंद किया है, ज़्यादा पढ़ने का कोशिश किया, जिसका मतलब मारा मारी चारों तरफ है जिस पुस्तक के बारे में,
जिस रचना के बारे में वह एक अलग काल माना गया है, वह एक क्या है कि अलग काल माना गया है। जैसे कि भक्ति का एग्जाम्पल ले लेते, तो भक्ति काल उसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय सिर्फ उस काल में भक्ति के लीन जैसे रचनाएं बहुत सारे प्राप्त हो रहे थे, मिल रहे थे, इसलिए उसी के अनुसार उस काल को हम भक्ति काल नाम रखा गया। तो वह यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर है, और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। और उनका जो नामकरण है उस काल का उन्हीं की रचनाओं के स्वरूप आधार पर किया गया। जैसे फिर से लेते हैं भक्ति काल, तो भक्ति काल कितना सूट करता है, नाम से ही सुनने में आता है भक्ति काल, तब भक्ति का समय चल रहा होगा, इजी भी होता है, तो उसी हिसाब से उसका नाम का स्वरूप दिया गया। फिर है, शुक्ल जी ने नामांकन के आधार एक विशेष काल में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है। शुक्ल जी क्या मतलब उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो जो नामांकन किए हैं वो नामांकन का आधार एक विशेष काल में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता का आधार माना है। तो शुक्ल जी किस तरह से अपने मतलब नामांकन वो रखे हैं अपने हिंदी साहित्य इतिहास में, तो जिस समय काल में जिस रचना की प्रचुरता मतलब ज़्यादा मारामारी चल रही थी, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे, जिस हिसाब से जिस टॉपिक को लेके ज़्यादा रचना की गई थी उस समय, जैसे कि भक्ति को लेके या फिर प्रेम को लेके या फिर समाज को लेके, जिस हिसाब से जिस टाइम का रचना ज़्यादा देखा गया जिस काल में, उसी के नाम से रिलेटिव करके वो मिक्स मैच करके उस काल का नाम रखा और उस साहित्य का नामांकन वो दिए। तो ये था हमारा नामांकन। फिर है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का अवलंबन किया गया है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का अवलंबन किया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास विभाजन का युग अथवा काल खंडों में किया गया है। जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है, या तो उसको युग बोलिए या काल खंड बोलिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या काल में आता है आदिकाल, भक्ति काल, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बांटा गया है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास को। तो पहला आता है हमारा आदिकाल। तो अभी हम लोग गौर कीजिएगा, हम लोग काल विभाजन पढ़ रहे हैं, हम लोग नामांकन अभी नहीं आए हैं, तो इसमें भी नामांकन का थोड़ा बहुत चर्चा हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ता है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। अगर हम नामांकन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत काल विभाजन पढ़ना पड़ेगा, और काल विभाजन पढ़ रहे तो हमें नामकरण भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, आगे में जाके नामकरण भी उसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो अगर इसमें हो पाता तो इसमें, या नया वीडियो बना के डालूंगी। तो चलिए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये हमारा 4 काल बट गया। आचार्य शुक्ल द्वारा और उनके अनुसरण पर नागरी प्राचीनी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया। मतलब इस काल को जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने मान्यता प्राप्त दी, उन्होंने इसी काल को सही माना, और उनके जो अनुसरण में रहते थे नागरी प्रचारिणी लोग, सभा के जो लोग थे वो लोग भी इसी काल को ग्रहण किया, मतलब स्वीकृत किया। दूसरे कर्म के अनुसार केवल 3 योगों की कल्पना ही विवेक सम्मत है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। मतलब कि और लोग जो है वो ये 3 काल को ही मान्यता प्रदान करते हैं। फिर है, भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसे ही स्वीकार किया गया है, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है। मतलब कि बोला जा रहा है कि भारतीय हिंदी परिषद के जो इतिहास है उसमें यही 3 जो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उसी को उन्होंने स्वीकार किया है। और जो ये गणपति चंद्र गुप्त जी भी हैं, जो एक ये भी आचार्य हैं, वो भी अपने वैज्ञानिकता के इतिहास से इसी को मतलब यही 3 काल को उन्होंने भी माना है। तो अब हम लोगों को इसी वीडियो में आपका काल विभाजन भी क्लियर होगा और नामांकन भी क्लियर होगा। काल विभाजन मतलब वही कि कौन सा काल में क्या क्या नाम दिया गया, और फिर कौन सा काल का क्या कौन सा नामांकन रखा गया, और कौन से कवि क्या अपना काल विभाजन किया और क्या काल का नाम दिया। तो सारे कवि के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु काल विभाजन और नामांकन। मतलब मिश्र बंधु जो आचार्य लोग थे उन्होंने कैसे काल विभाजन किया और उसका नामांकन क्या क्या रखा, वो सारी चीज़ को हम लोग अब लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो लिखा है,
मिश्रबंधु ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया। वो जो है मिश्रबंधु लोग जो है वो क्या किए कि जो कालखंड है उसको उन्होंने 5 कालखंडों में बांटा, विभाजित किया। ठीक है। मिश्रबंधु के साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास के विभाजन के लिए संवत काल को चुना है। मिश्रबंधु जो है वो अपना अनुसार वो काल को 5 भागों में बांटा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, पर पीजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा जाता है, जैसा कंफर्म है कि नहीं पूछा जाता आपका ऑब्जेक्टिव। फिर भी आप पॉइंट बना के लॉन्ग टाइप में ही लिख सकते हैं जिससे अच्छा मार्क्स आ जाए। तो 5 भागों में बांटा गया। और ये जो ईस्वी में ये नहीं बांटे, जैसे कि डेट है ना 700 से 1343, तो ये ईस्वी नहीं है, ये हमारा संवत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला है आरंभिक काल। तो इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक पूर्व आरंभिक काल जो कि संवत 700 से 1343 संवत तक है। खा में उत्तर आरंभिक काल जो कि 1343 से 1444 संवत तक है। फिर दूसरा इन्होंने बांटा है मध्यमिक काल। आपको याद रखना होगा, पहला आरंभिक काल, दूसरा मध्यमिक काल। तो इसमें भी पूर्व मध्यमिक काल 1445 से 1560 संवत तक माने हैं। फिर खा में है प्रौढ़ माध्यमिक काल जो कि संवत 1561 से 1680 तक माने हैं। फिर तीसरा इन्होंने माना है काल अलंकृत काल। पहला आरंभिक काल, दूसरा मध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल जो कि इसमें भी है 2 भागों में बांटे हैं इनको भी। पूर्व अलंकृत काल जो कि 1681 से 1790 संवत तक है। खा में उत्तर अलंकृत काल जो कि संवत 1791 से 1889 है। फिर 4 में है परिवर्तन काल। इसका संवत 1890 से 1925 तक के संवत में माने हैं। फिर है 5वां वर्तमान काल जो कि अभी चल रहा है मेन, संवत 1925 से आगे, मतलब अभी तक। तो ये था हमारा मिश्रबंधु के द्वारा उनका काल विभाजन और नामांकन। तो काल विभाजन में हो गया आपका ये आरंभिक काल, मध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। और नाम क्या हुआ कि पूर्व आरंभिक काल उन्होंने नाम रखा, उत्तर आरंभिक काल उन्होंने नाम रखा। हर काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा और ये सारे उन्होंने नाम रखा। तो ये हमारा था काल विभाजन और नामांकन। अब हम आगे देखेंगे दूसरे आचार्य के द्वारा किए गए। तो आप लोग बहुत कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि नामांकन पढ़ना है, फिर काल विभाजन पढ़ना, फिर सीमांकन पढ़ना। तो इसका अर्थ यही होता है कि नाम में आप नाम पढ़े और काल विभाजन मतलब कि कौन सा काल को कैसे विभाजित किया गया, और ईस्वी। और जो आप ईस्वी पढ़ रहे हैं, संवत पढ़ रहे हैं, वो हो गया हमारा सीमांकन, मतलब सीमा, कब से कब तक उस नाम का या उस काल को रखा गया, तो वो हो गया हमारा सीमांकन। तो आपको एक ही साथ तीनों टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा कि नामांकन पूछा तो सिर्फ नामांकन लिखना है, सीमांकन पूछा तो क्या लिखे सीमांकन में, ऐसा नहीं। आपको तीनों में से कुछ भी पूछा तो ये आप जो भी पढ़ रहे हो आप तीनों में लिखिएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है। तो नामांकन में मतलब नाम क्या है, काल विभाजन में जो काल का विभाजित किया गया, और सीमांकन में जो आपका ये संवत ईस्वी आता है 1050 से 1350, जो भी ये सारे हमारा सीमांकन आ गया, मतलब सीमा, समय सीमा। तो ये था। तो आपका आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र का काल विभाजन और नामांकन। मीन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो किया गया था काल विभाजन और नामांकन, और उसका जो समय सीमा है वो देखेंगे हम लोग। इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। पहला वीरगाथा काल जो कि संवत 1050 से 1350 संवत माना गया है। फिर भक्ति काल संवत 1375 से 1700। फिर तीसरा रीति काल 1700 से 1900। फिर चौथा आधुनिक काल संवत 1900 से अभी तक। तो ये भी अपना काल विभाजित जो है वो 4 भागों में बांटा। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। और इसका नामांकन वो अपने अनुसार जिस काल में उनको ज़्यादातर जिस तरह की रचनाएं मिली उसी से रिलेट करके वो अपना जो नामांकन है वो रखे अपने काल का। इस तरह से वो 4 भागों अपने काल को बांटे हैं, और उसका जो समय सीमा है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे टिप्पणी। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा है, मतलब आधुनिक काल को ही उन्होंने गद्य काल भी कहा है। इसे 2 भागों में विभक्त किया है।
गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य काल जिसको आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा है, गद्य काल भी कहा है। और इसको जो है वो दो भागों में बांटे हैं। पहला गद्य खंड जिसमें पद गद्य होता है ना, दोहा वगैरह, वो खंड, और काव्य खंड जिसमें कहानी वगैरह बड़ा बड़ा होता है वो, तो वो बातें हैं। पुनः शुक्ल जी ने काव्य खंड को पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा नाम से विभाजित किया है। फिर वो शुक्ल जी क्या किए कि ये जो था खंड उसको क्या हुआ, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा के नाम से भी इसको विभाजित किए हैं, बांटे हैं उन्होंने। फिर है शुक्ल जी ने आधुनिक काल के 3 उत्थानों की चर्चा की है जो निम्नवत है। जो आधुनिक काल है वो 3 भागों में उन्होंने बांटा है। पहला प्रथम उत्थान जो कि संवत 1925 से 1950 तक, दूसरा द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975 तक, तीसरा तृतीय उत्थान जो कि 1975 से अभी तक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे जो आचार्य हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब उनके द्वारा कौन सा काल विभाजन किया गया, क्या नामांकन रखा गया, क्या समय सीमा माना गया, वो देखेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास के नामांकन व काल विभाजन का आधार संवत के स्थान पर पूरी सदी को माना है। मतलब कि उन्होंने संवत को नहीं माना बल्कि ईस्वी को माना है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं समय सीमा वो संवत में था, अब हम लोग देखेंगे ईस्वी में, जो कि हजारी प्रसाद जी ने माना है। तो पहला है उनका जो नामांकन काल विभाजन वो है आदिकाल जो कि 1000 से 1400 ईस्वी तक माने हैं। फिर है दूसरा भक्ति काल जो कि 1400 से 1700 ईस्वी तक माने हैं। फिर तीसरा है रीति काल जो कि 1700 से 1900 तक माने हैं। फिर चौथा है आपका आधुनिक काल जो कि 1900 से अब तक को माने हैं। फिर हम लोग देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा काल विभाजन और नामांकन। तो पहला वो उन्होंने जो नाम रखा है वो है संधि काल, जो ये अपना जो डेट है समय सीमा वो संवत में माने, सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ईस्वी में माने, बाकी वो सब संवत में मान रहे हैं। तो इनका जो है समय सीमा 700 से 1100 संवत तक। फिर दूसरा है चरण काल जो कि संवत 1000 से 1375। फिर तीसरा है भक्ति काल संवत 1375 से 1700। फिर चौथा है रीति काल संवत 1700 से 1900। फिर पांचवा है आधुनिक काल जो कि 1900 से अब तक। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा 5 भागों में बांटे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 4 भागों में इनका काल विभाजन किए हैं द्विवेदी। फिर रामचंद्र शुक्ल भी 4 भागों में इसको जो विभाजित किए हैं। मिश्र बंधु जो है वो 5 भागों में काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामांकन और सीमांकन तीनों कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप जब भी मेरा वीडियो देखते हो तो सिर्फ स्टार्टिंग में देख के छोड़ नहीं देना, एंड में आइए। जैसे धीरे धीरे डीपली होते जाएगा आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। शुरू में थोड़ा सा हड़बड़ हो जाता है पर धीरे 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 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हर वीडियो को बिल्कुल मन से एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक भी हो रहा होगा तो वो भी बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ को सुधार कर पाऊँ। तो अभी आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा है या फाइनल, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तो आई थिंक सुने हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए जो भी हो सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट मैं सारा पढ़ती हूँ और कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। बहुत पसंद आता है, पर्सनली अच्छा लगता है, कमेंट आता है तो लगता है हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो इसलिए ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।